नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑफिसर्स जिद में। जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थर को भी मोम बना दे, जिद ऐसी जो आपको सोने ना दे और जिद ऐसी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे। मित्रों, इसी जुनून, इसी जोश और इसी जिद के साथ आज फिर से शुरू करते हैं अपनी भूगोल की क्लास। आज का टॉपिक है हमारा पृथ्वी की आंतरिक परतें। पृथ्वी के अंदर जो जो परतें पाई जाती हैं उनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। एक होती है रासायनिक परत, और एक होती है यांत्रिक परत। रासायनिक परतें और यांत्रिक परतें। रासायनिक परतों में होती हैं, इसको हम तीन भागों में कैटेगराइज करेंगे। पहला है क्रस्ट, मेंटल और कोर। और इसको हम लिखेंगे स्थल मंडल। दूसरा है दुर्बलता मंडल। तीसरी परत आती है मध्य मंडल। फिर आता है क्रोड। क्रोड का बाहरी हिस्सा मतलब बाह्य क्रोड, बाह्य क्रोड। और लास्ट होती है आंतरिक क्रोड, आंतरिक क्रोड। स्थल मंडल को बोलते हैं हम लिथोस्फीयर। ये स्थैनोस्फीयर होता है, ये मीजोस्फीयर, ये आउटर कोर, आउटर कोर, ये इनर कोर। अब बारी बारी से एक एक परतों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। पहली चीज आती है क्रस्ट। अगर हम क्रस्ट की बात करें तो धरती का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी भाग होता है, भूपरपटी, उसी को हम बोलते हैं क्रस्ट। तो सबसे पहले की हम बात करें भूपरपटी की, भूपृष्ठ की, ठीक है। तो भूपृष्ठ भी दो तरह से डिवाइड होता है। एक होता है महाद्वीपों के नीचे और एक महासागरों के नीचे। कैसे देखते हैं। जैसे सपोज ये धरती हमारी है, ये इसकी भूपरपटी है। तो कुछ भाग यहाँ पर ये महाद्वीपों का होगा और कुछ हमारे यहाँ पर ऐसे महासागर होंगे, ठीक है। तो जो महाद्वीप होते हैं उनकी मोटाई लगभग होती है 0 से 70 तक, 70 किलोमीटर के बीच की। और महासागरों के नीचे इस भूपरपटी की जो गहरा क्या कहते हैं मोटाई होती है इस परत की, ये होती है करीब 3 से 8 किलोमीटर मोटी। कहने का मतलब होता है कि भूपरपटी जो है दो भागों में डिवाइड है यहाँ पर। पहली जो महाद्वीपों के तक सीमित हो और दूसरी जो महासागरों तक सीमित हो, ठीक है। तो महाद्वीपों के नीचे जो मोटाई होगी भूपरपटी की वो कितनी होगी, लगभग 70 किलोमीटर की। और महासागरों के नीचे जो होगी वो करीब कितनी होगी, 3 से 8 किलोमीटर की। ये होती हैं ग्रेनाइट चट्टानों से बनी। और ये हमारी होती हैं बेसाल्ट। ग्रेनाइट जो होती हैं वो फेल्सिक चट्टानों का उदाहरण होती हैं और ये मैफिक चट्टानों का उदाहरण होती हैं। एग्जाम में पूछता है कभी कभी बेसाल्ट मैफिक है और ग्रेनाइट कौन सी है, फेल्सिक है। ये आपको याद रखना होगा। तो महाद्वीपों के नीचे 70 और महासागरों के नीचे करीब 3 से 8। तो इसकी जो औसत मोटाई होती है वो करीब 30 से 35 किलोमीटर होती है। मतलब दोनों को मिला के अगर इसका औसत निकालें तो इसकी जो मोटाई होती है भूपरपटी की, ठीक है, भूपृष्ठ की, वो 30 से 35 किलोमीटर तक की होगी यहाँ पर। अगली हम बात करते हैं
जो क्रस्ट होता है ये जो क्रस्ट होता है, ये क्रस्ट, ये सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है। यहाँ की जो चट्टानें होती हैं सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसको हम सियाल बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है इस भाग की, इसको मेंटल बोलते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको हम सीमा बोलते हैं। और लास्ट वाली जो क्रोड वाली होती है, ये वाली बीच वाला हिस्सा, इनर क्रोड, ये हमारा होता है निकिल और फेरस, मतलब निकिल और लोहा इससे मिलकर बनी थी, इसीलिए इसको हम निफे बोलते हैं। पहली परत सियाल की हो गई जो सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर बनी है। दूसरी हमारी मेंटल मतलब सीमा, मतलब सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। और जो तीसरी सबसे इनर क्रोड है, अंतर, ये मध्य वाला, इसको हम बोलते हैं निकिल और लोहे से मिली परत, जिसको हम निफे बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात हमारी रासायनिक परतों की। अच्छा, धरती को अगर हम ऐसे तरबूज की तरह काटें तो क्या होगा? सपोज ये धरती थी हमारी, ठीक है। अब इसको हम जैसे तरबूज लाते हैं काटते हैं ना, इस तरह से एक चीरा लगा दिया धरती में, तरबूज की तरह चीरा लग गया। अब इस भाग को हम निकालेंगे, तब पता चलेगा कि धरती के अंदर क्या क्या चीजें हैं। और इन परतों को हम आसानी से समझ पाएंगे वहां पर। तो सिर्फ और सिर्फ उसी चीरे को ले लेते हैं हम धरती का, जो हमने काट के निकाला है। ये ऊपर वाला हिस्सा हमारा क्रस्ट हो गया, बीच वाला मेंटल हो गया, नीचे वाला कोर, ये हमारा क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया और ये कोर हो गया। ठीक है, अब इसको भी हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। ये अपर क्रस्ट हो गया, ठीक है, अपर क्रस्ट हो गया। ये हो गया हमारा लोअर क्रस्ट, ये ऊपरी क्रस्ट हो गया, और ये हमारा निचली क्रस्ट हो गया, निचला क्रस्ट। ये हो गया अपर मेंटल, नीचे वाला हो गया हमारा लोअर मेंटल। ये हमारा हो गया वह मतलब आउटर कोर, और ये वाला भाग हो गया हमारा इनर कोर। जब धरती को हमने तरबूज की तरह से काटा, ठीक है, तो कुछ ऐसी परतें वहां से निकल के आई, है ना। इस वाले भाग को हमने बोला ये क्या है, क्रस्ट है। क्रस्ट को भी हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया, एक अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। फिर इस भाग को हमने बोला कि ये मेंटल है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल में। फिर लास्ट वाले को हमने कहा ठीक है ये क्रोड है, क्रेन है, ठीक है, इसको हमने आउटर कोर और इनर कोर में ऐसे डिवाइड कर लिया। जब हम बात करते हैं ऊपर से नीचे आने की, ये करीब 30 तक है, यहाँ पर 100 है, 700, ये 2900, 51, 50, ये ऊपर से जब चलेंगे तो इतनी किलोमीटर पर ये परतें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। अच्छा, जब हम बात करते हैं एक परत से दूसरे परत की तरफ आते हैं, जब यहाँ से जब यहाँ की ओर आ रहे हैं, तो ऊपर से पड़ने वाले ताप और दाब के कारण यहाँ की जो ये परतें हैं, ठीक है, इसमें कुछ परिवर्तन आता है, इनके गुणों में कुछ परिवर्तन आता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ परिवर्तन आता है, ठीक है। वह परिवर्तन जब इस परत को हम पार करते हैं, ठीक है, तो ये पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो ये जो क्षेत्र होता है इसको हम बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र, ठीक है, असंबद्धता, ट्रांजिशनल क्षेत्र होता है ये हमारा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर वाले भाग की भी कुछ प्रॉपर्टी मिलेंगी और यहाँ पर नीचे वाले भाग की भी कुछ प्रॉपर्टी मिलेंगी। कहने का मतलब ऊपर की प्रॉपर्टी और नीचे की प्रॉपर्टी। इस भाग में
सम्मिलित होंगी। इसी तरह इस भाग में भी सम्मिलित होंगी, ऊपर की प्रॉपर्टी और नीचे की प्रॉपर्टी। इसी तरह इस भाग में, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर भी, इसी तरह यहाँ पर भी। तो इन परतों को, ठीक है, एक एक नाम दे दिया गया है अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम पर। क्या क्या नाम है देख लेते हैं। इसको बोलते हैं कोन राइड, कोन राइड असंबद्धता, ठीक है। इसको बोलते हैं मोहो असंबद्धता। फिर इसकी बात करते हैं, ये होती है रैपेटी असंबद्धता। और इसकी अगर हम बात करें, ये होती है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबद्धता। और हम बात इसकी अगर करें तो ये होता है लेहमैन, लेहमैन असंबद्धता। असंबद्धता का मतलब ही होता है कि ऊपर वाली परत और नीचे वाली परत के दोनों के गुण यहां पर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये हमारी असंबद्धताएं हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, तो आप तुरंत वहां पर लगा देंगे कोन राइड। फिर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में कौन सी है, तो मोहो हो जाती है। इसी तरह अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सी है, रैपेटी हो जाती है। इसी तरह लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में गुटेनबर्ग, और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेहमैन, ठीक। ऐसे इसको याद करने का एक तरीका भी है। सपोज धरती को हम एक इंसान की तरह मानते हैं, ठीक है। ऊपर सिर हो गया, नीचे पैर हो गए, बीच में कमर हो गया, ठीक है। आपने देखा ही होगा कि धरती बहुत ज़्यादा जल रही है ना, तो कमर मतलब जल रही है, उसकी बीच का जो भाग है, हिस्सा, ये धरती है, ठीक है। यहाँ का हिस्सा, यहाँ पर बहुत गर्म चीज़ें पाई जा रही हैं, ठीक है। तो यही तो बीच हुआ धरती का, है ना। तो बीच मतलब धरती की कमर, धरती की कमर। तो इस तरह से धरती की कमर से हम याद रखेंगे कि कमर जल रही है, कमर जल रही है, कमर जल रही है, ठीक है। कमर जल रही है। का से कोन राइड, मा से मोहो, रा से रैपेटी। कोन राइड, मोहो, रैपेटी। जा से गुटेनबर्ग और ला से लेहमैन। कमर जल रही है। इस तरह से एक ट्रिक आप याद रखेंगे इसको, तो ये कभी भूलेंगे नहीं आप यहां पर। तो ये तो बात रही हमारी असंबद्धताओं की। अब हम बात करते हैं रासायनिक परतों की, तो सॉरी यांत्रिक परतों की। यांत्रिक परतें, अभी हमने डिस्कस किया था यांत्रिक परतें कौन कौन सी होती हैं। पहली थी हमारी स्थल मंडल, इसको हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। जो लिथोस्फीयर होता है, ठीक है, अपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट, अपर मेंटल प्लस लोअर क्रस्ट, इसको मिला के बनता है, ठीक है। करीब 0 से लेके, ऊपर से 0 से लेके 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है ना, स्थल मंडल। तो यहाँ पर जो चट्टानें होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है, स्थल मंडल। और जो स्थल मंडल का जो बेस होता है, ठीक है, वो इस तरह की कुछ प्लेट्स होती हैं, उसके बेस पर ये इस तरह की कुछ प्लेट्स होती हैं। तो यहां पर ये स्थल मंडल हो गया, ये स्थल मंडल हो गया, ये वाला, ठीक है। और इसके बेस में इस तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, कुछ प्लेट्स पाई जाती हैं। इन्हीं प्लेट्स में कभी कभी कुछ गतियां होती हैं, मूवमेंट होता है। इन्हीं की वजह से भूकंप और ज्वालामुखी जैसे परिवर्तन आते हैं धरती के क्रस्ट पर, ठीक है। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, जब प्लेट विवर्तनिकी पढ़ेंगे तब इस चीज को हम वहां पर अच्छे से पढ़ेंगे। अभी देखते हैं स्थल मंडल। तो स्थल मंडल यही होता है हमारा, ऊपर से 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक की जो मोटाई होती है, ये भाग, ये स्थल मंडल हमारा कहलाता है। अब बात करते हैं अगले मंडल की।
उसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल, स्थैनोस्फीयर। क्या होता है दुर्बलता मंडल? दुर्बलता मंडल एक्चुअली में यहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल पाए जाते हैं। तो रेडियो एक्टिव मटेरियल का काम होता है कि अपने अंदर से वो कुछ ना कुछ एनर्जी, कुछ ना कुछ ऊर्जा निकालते रहते हैं, लगातार निकालते रहते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये स्वतः ही कुछ ना कुछ ऊष्मा या ऊर्जा निकालते रहते हैं, ठीक है, निकलती रहती, जिसकी वजह से यहाँ की जो चट्टानें हैं, पेरिडोटाइड नामक चट्टानें होती हैं, यहाँ पर पेरिडोटाइड नामक चट्टानें होती हैं, वो पिघल जाती हैं, ठीक है, गलित अवस्था में आ जाती हैं, पिघल जाती हैं, ठीक है, पिघल या गल जाती हैं। अच्छा, चट्टानें पिघल गई, लेकिन जो ऊपर से दाब पड़ रहा है, ठीक है, क्यों, ये दूसरी परत है, तो ऊपर भी तो हमारी एक क्रस्ट थी, तो क्रस्ट से जो दाब पड़ रहा है दुर्बलता मंडल पर, उसकी वजह से कुछ जो चट्टानें हैं वो गल नहीं पाती हैं। कहने का मतलब जो ये पेरिडोटाइड चट्टानें हैं, ये पूरी तरह से गलती नहीं है, पूरी तरह से नहीं गलती हैं, मतलब आधी अधूरी गलती हैं, मतलब अर्ध गलित अवस्था में होती हैं, अर्ध गलित अवस्था। इसी को हम प्लास्टिक अवस्था भी बोलते हैं, प्लास्टिक अवस्था। जो चट्टानें होती हैं ऊपर से दाब के कारण पूरी तरह से नहीं गल पाती हैं पेरिडोटाइड चट्टानें, जिसकी वजह से यहाँ की जो चट्टानें होती हैं वो अर्धगलित अवस्था में होती हैं। अर्धगलित अवस्था का मतलब होता है कि आधी चट्टानें तो गली हुई हैं, ठीक है, और आधी चट्टानें क्या है, ठोस अवस्था में है। तो ये अर्धगलित अवस्था होती है यहाँ की दुर्बलता मंडल की। और जब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल से ऊष्मा निकलती रहती है, बराबर ऊर्जा निकलती रहती है, तो वहाँ पर संवहन धाराएं चलती हैं कुछ, ठीक है, संवहन धाराएं चलती हैं। और इसी जगह पर, जैसे यहाँ पर ये प्लेट्स थी, ठीक है, ये प्लेट्स थी यहाँ पर, ये हमारा दुर्बलता मंडल है, ये वाला दुर्बलता मंडल है, इसके ऊपर हमारा स्थल मंडल था, ठीक है। तो ये इन प्लेट्स के नीचे ये दुर्बलता मंडल है जो कि अर्धगलित अवस्था में है। तो ये प्लेटें इसी पर क्या हैं, मूवमेंट कर रही हैं, इसी पर हमारी प्लेट्स मूवमेंट कर रही हैं। जब ये संवहन धाराएं यहाँ पर चलती हैं, और इसी जो गलित अवस्था में हैं पदार्थ, इसी को ही हम मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो आगे जब हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे तब इस मैग्ना का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। अभी देखते हैं जो संवहन धाराएं चलती हैं, इसकी वजह से ही इन प्लेटों में मूवमेंट होता है, और इन्हीं मूवमेंट की वजह से धरती के ऊपर भूकंप, ज्वालामुखी आदि क्षेत्र परिवर्तन यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो अर्धगलित अवस्था में पाई जाती हैं, और इन्हीं में हम देखते हैं कि संवहन धाराएं चलती हैं, ठीक है। ये संवहन धाराएं जो प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स की गति का कारण बनती हैं, ठीक है। दुर्बलता मंडल था, फिर से समझिए, दुर्बलता मंडल है ना, गलित अवस्था में है, उसी के जस्ट ऊपर प्लेट्स हैं। तो समझिए, अगर कोई चीज़ गलित अवस्था में है, ऊपर मान लीजिए ऐसे जैसे तैरते हैं उस तरह से ये प्लेटें उस पर तैर रही हैं, ठीक है। अब तैर रही हैं और हल्का सा भी अगर धक्का लगे तो क्या होगा, प्लेटें इधर उधर गति करेंगी, ठीक है। ऐसा मान लीजिए आपके पास नाव है, कई सारे नाव हैं, वो नदी में ऐसे तैर रही हैं, ठीक है, अभी स्थिर हैं, लेकिन जैसे ही हल्का सा हवा या जैसे ही हल्का सा कुछ उसमें गति या बल लगाएंगे तो नाव भागेंगी। उसी तरह से ही हमारी ये नाव की जैसे ये दुर्बलता मंडल पे ये तैर रही हैं, ठीक है। और संवहन धाराएं जैसी चलती हैं वैसे ही इन प्लेटों में गति आ जाती है, और जब इन प्लेटों में गति आती है उसी की वजह से ज्वालामुखी और भूकंप जैसी गतियाँ वहाँ पर भूपृष्ठ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये तो बात रही हमारी दुर्बलता मंडल की। उसके बाद का जो क्षेत्र होता है मध्य मंडल। मध्य मंडल, मध्य मंडल मीजोस्फीयर्स को बोलते हैं। अब क्या होता है, दुर्बलता मंडल तो गलित अवस्था में था, ठीक है, लेकिन ऊपर से अब जब दाब बढ़ा
तो पुनः चट्टानें ठोस अवस्था में आ गई, ठोस अवस्था में आ गई जब ताप और दाब में परिवर्तन के कारण, ठीक है, चट्टानों के गुणों में परिवर्तन होता है, तो उसी को हम बोलते हैं अवस्था प्रासंक्रमण या अवस्था संक्रमण। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो जो ऊपर से पड़ने वाला जो दाब था वो अब टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया, ताप से, ताप क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया, और जो दाब पड़ने वाला था वो क्या हो गया हमारा यहाँ पर ज़्यादा हो गया। तो दाब ज़्यादा होने की वजह से जो वहाँ की चट्टानें थी वो पुनः क्या हो गई, ठोस अवस्था में आ गई। तो जो मध्य मंडल है वो हमारा पूरी तरह से किसमें है, ठोस अवस्था में है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी यहाँ पर। उसके बाद आती है हमारी कोर की, कोर। अब देखिए जो कोर है, ठीक है, अंतरतम है जो धरती का, वो दो भागों में बांटा हुआ है, एक बाह्य अंतरतम, बाह्य कोर, और एक आंतरिक कोर या आंतरिक अंतरतम, ठीक है। बाह्य कोर की बात करें, यहां पर पुनः ताप बढ़ जाता है दाब की अपेक्षा, ठीक है। तो यहां की जो चट्टानें होंगी अब पूरी तरह से गलित अवस्था में होंगी। बाह्य कोर जो है, ठीक है, ऊपर से पड़ने वाले दाब से ज्यादा वहां का जो आंतरिक ताप था वो प्रभावकारी हो जाता है, जिसकी वजह से वहां की जो चट्टानें हैं वो पूरी तरह से गल जाती हैं, ठीक है। तो यहां की जो चट्टानें हैं अंतर की, ये वाला हिस्सा ये पूरी तरह से गलित अवस्था में है, पूरी तरह से गलित अवस्था में है, ठीक है, जो कि पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए जिम्मेदार है, चुंबकत्व के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि धरती के चुंबकत्व के लिए कौन सी परत जिम्मेदार है, तो बाह्य कोर, बाह्य अंतरतम, ये आपको याद रखना होगा वहां पर, ठीक है। अगली परत आती है हमारी आंतरिक कोर, मतलब इनर कोर, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, फिर से पुनः दाब बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप सोचिए धरती थी, ठीक है, अभी धरती का सबसे आंतरिक हिस्सा है, तो ऊपर से पड़ने वाला पूरा दाब इसी पे लग रहा है ना। तो दाब पुनः सबसे ज्यादा बढ़ गया। दाब जब बढ़ गया तो वहां पर जो ताप था, ठीक है, उसकी वैल्यू वहां पर कम हो गई, उसका प्रभाव कम हो गया, ताप का प्रभाव कम हो गया, ठीक है। इस ताप के प्रभाव के कम होने से ही क्या होता है, वहां का जो वहां की चट्टानें थी, चट्टानें पुनः ठोस अवस्था में आ गई, ठोस अवस्था में आ गई, ठीक है। तो आंतरिक कोर जो है वो कैसा है हमारा, ठोस अवस्था में है, ठीक है। एक बार पूरा फिर से देख लेते हैं। ये तो हो गई हमारी धरती, ये हो गई हमारी क्रस्ट, ये हो गई हमारी क्रस्ट, ठीक है। ये होती है हमारी मेंटल, ये हमारी कोर, ठीक है। क्रस्ट का जो आधार है वो किस पर है, क्रस्ट का जो आधार है ये कुछ इस तरह की प्लेटें हैं, ठीक है। इसको हम आगे प्लेट विवर्तनिकी नामक चैप्टर में पढ़ेंगे। इस तरह की कुछ प्लेटें हैं जिन पर क्रस्ट रुका हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात। उसके बाद ये आता है दुर्बलता मंडल, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का कौन सा मंडल है, स्थल मंडल, स्थल मंडल, ठीक है। उसके बाद ये भाग अर्धगलित अवस्था में है। क्यों, क्योंकि ऊपर से जो दाब पड़ रहा था उसकी वैल्यू, उसका प्रभाव यहाँ जो पाए जाने वाले रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसकी वजह से यहाँ पर ताप का प्रभाव अधिक हो जाता है। ताप का प्रभाव अधिक होने की वजह से यहाँ की जो पेरिडोटाइट चट्टानें थी वो गलित अवस्था में आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर से पड़ने वाले दाब के कारण जो पेरिडोटाइट चट्टानें थी वो पूरी तरह से नहीं गल पाती हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ का जो भाग है वो अर्धगलित अवस्था में है। अर्धगलित अवस्था का मतलब होता है कि प्लास्टिक अवस्था में है, ठीक है। तो यहाँ की जो चट्टानें हैं वो अर्धगलित अवस्था में है,
ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। ऊपर से पड़ने वाला दाब पुनः प्रभावकारी हो जाता है ताप के अलावा। क्यों? क्योंकि इस मध्य मंडल में रेडियो जो एक्टिव मटेरियल है उसकी सक्रियता कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल कम पाए जाते हैं। ठीक है, कम पाने की वजह से यहाँ ऊष्मा कम निकल रही है, यानी कि ताप का जो प्रभाव है वो कम हो जा रहा है दाब के अपेक्षा। इसलिए यहाँ की चट्टानें पुनः क्या हो जाती हैं? संयोजित होकर पुनः ठोस अवस्था में आ गई हैं। राइट। उसके बाद हम पुनः जब आगे चलते हैं तो यहाँ पर ताप पुनः अपना काम दिखाना स्टार्ट कर देता है, प्रभाव दिखाना स्टार्ट कर देता है यहाँ पर। और यहाँ की जो चट्टानें हैं वाह्य क्रोड की, वो पुनः पूरी तरह से गल जाती हैं, पूरी तरह से गलित अवस्था में हैं। ठीक है, यहाँ की चट्टानें, ये फेरस, निकिल और लोहे, ठीक है, ये निकिल और लोहे से पूरी तरह से क्या है, ये चट्टानें हैं, ये गली हुई है। यहाँ पर निकिल और फेरस का ये समझ लीजिए, यहाँ पर क्या है, मेल्ट कुछ रखा हुआ है, मेल्ट सा, है ना। और उसके बाद लास्ट में फिर से देखते हैं कि जो ये इनर क्रोड था, सबसे अंतर वाला, ठीक है, ये पुनः दाब के कारण ठोस अवस्था में आ जाता है। तो अभी तक हमने पढ़ा यांत्रिक परतें पढ़ी पृथ्वी की सारी, स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल, बाह्य क्रोड, इनर क्रोड। ठीक है, तो आशा करता हूँ मित्रों क्लास अच्छी लगी होगी। तो इसी क्रम में हम आगे ज्योग्राफी की सारी क्लासेस पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिसर्स जिद में, और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करिए, और नोटिफिकेशन देखने के लिए बेल आइकन्स भी दबा दीजिए, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।